नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग बम्पर हुई है। हालत ये हो गई है कि शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 72% वोट पड़े हैं और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 70% वोट पड़े हैं। अगर मध्य प्रदेश की तुलना में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कम वोट पड़े हैं। तो ये जो वोटिंग प्रतिशत है, ये क्या दिखाता है? किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है, किसकी बिगड़ती हुई दिख रही है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल बैठा है जो इस पर चर्चा करेगा। हमारे साथ शैलेश सर हैं, सौरभ दुबे जी हैं और साथ ही साथ प्रेम कुमार सर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश सर, ये मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग और छत्तीसगढ़ में कम वोटिंग क्या दिखाता है? इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? धन्यवाद। जो मैं देख पाता हूं वो ये कि अगर वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है तो ज्यादातर समय में वो एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी जो सत्ता में है उसको बाहर करने के लिए होती है। तो ये जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से 72% है और मुझे लगता है कि ये 75 तक भी जा सकता है फाइनल आते आते, तो इसका मतलब ये है कि जब लोग नाराज होते हैं तब इस तरह से वोट करने के लिए निकलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ आप हैं उसके समर्थन के लिए भी निकलते हैं। इस बार बीजेपी ने भी बहुत जोर लगा रखी थी। बीजेपी को पहले से ही संदेह था कि वहां कांग्रेस अच्छा करेगी, कांग्रेस के बीजेपी के विरोध में एक माहौल है। तो उन्होंने आखिर तक अपनी स्ट्रेटजी में बहुत सारे बदलाव किए और सिंधिया जो हैं जिनको उन्होंने पहले किनारे किया हुआ था उसको लेकर के आए। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है उसको भी 70% को मैं कम वोटिंग नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वोटिंग है और ये शायद 1-2% और बढ़ जाएगा, क्योंकि आखिरी जब नतीजे वो काउंटिंग आती है तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो कुछ शाम तक आया है उसके बाद फाइनल में वो थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो दोनों जगह, और जो पहले से ही चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी लड़ाई की स्थिति है। जी, प्रेम कुमार सर, अभी मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 72% वोटिंग दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ में 70% दिखा रहा है। आपको क्या लगता है, ये पिछली बार के वोटिंग प्रतिशत के बराबर बराबर ही जाएगा या आगे बढ़ जाएगा? और ये जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या संदेश दे रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, एक तो छत्तीसगढ़ में 1 घंटा देर से तक वोटिंग है। कई क्षेत्रों में 6 बजे तक मतदान है। तो 1 घंटे की वोट परसेंटेज जब जुड़ेगा तो छत्तीसगढ़ का परसेंटेज अपने आप सुधर जाएगा, इसलिए वो कम मतदान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है, एक डबल इंजन की सरकार आने से एक सेट पैटर्न थोड़ा बदला था कि अधिक मतदान होने का मतलब सत्ता परिवर्तन और सुस्त मतदान होने का मतलब सत्ता के साथ डबल इंजन की सरकार में। लेकिन डबल इंजन की ही सरकार में जब स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है और एग्रेसिव वोटिंग होती है तो इसका माने बदलाव होता है। इसका उदाहरण स्वयं मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पिछली दफा भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी और बदलाव हुआ था, और इस बार भी रिकॉर्ड वोटिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि कांग्रेस के पक्ष में बात है। दूसरी बात, इसी में थोड़ा और देखें तो जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर जबरदस्त वोटिंग का ट्रेंड दिख रहा है। तो ये बात खास तौर से, चूंकि आदिवासियों के मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया कि आदिवासियों को उन पर पेशाब किया गया, उनका सम्मान नहीं हुआ, बीजेपी ने अपमानित किया। इसके अलावा बनवासी वगैरह मुद्दा भी उठाया और आदिवासी एक मुद्दा रहा। तो इस वजह से उस इलाके और बीजेपी से आदिवासी के नेता छिटक करके दूसरे कांग्रेस में भी आए, ऐसा भी मिला देखने को। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ से भी ट्रेंड मिलता है कि ये वोटिंग का परसेंटेज जो है कांग्रेस का फेवर में जा रहा है और बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा है। जी, शैलेश सर, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है उसका नेता मंत्री सब आपस में ही मार कर ही ले रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्या ये हार की हताशा है? वहां जो झगड़ा है वो तो पहले से ही चल रहा था। एक पूरा खेमा है जो वहां जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उनके खिलाफ था, और बीजेपी का नेतृत्व जो है उसकी एक तरह की मजबूरी थी
कि वो जो जी। है उनको आगे रख करके और चुनाव लड़े, जो कि राजस्थान में नहीं किया गया है। तो जो नाराज खेमा है वो बहुत पहले से, उसमें कई लोग जो है बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में भी गए। जी। ये भी स्थितियां रही है, उल्टी गंगा बहने की तरह है। लेकिन वहां मध्य प्रदेश में आपको देखना ये पड़ेगा कि पिछले चुनाव में भी हार जीत का अंदर है। वोट प्रतिशत देखें तो बहुत कम का फर्क था, शायद 1% या उससे भी कम का ही फर्क था। जी। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों तरफ है वो लगभग बराबरी की स्थिति थी। और कांग्रेस जो है वहां इस बार करो या मरो वाले अंदाज में जो है वो जुटी हुई थी। प्रियंका गांधी खुद जो है बहुत सारे क्षेत्रों में गई, राहुल गांधी भी गए थे। तो वहां जो है उनका मोराल, और खासतौर पे कर्नाटक में जीत के बाद इन लोगों का मोराल जो है बहुत ही बढ़ा हुआ था। मानसिक रूप से वो लड़ने के लिए तैयार थे। तो उसका भी असर जो है ये हो सकता है। और मंत्री विधायक इसलिए लड़ रहे हैं कि वह पुराने वाले बीजेपी की कल्पना आप नहीं कर सकती, जब बीजेपी में ऐसे लोग होते थे जो स्वयं सेवक थे या वहां से आए थे। अब तो जो आ सकता है आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमने कर्ज लेकर नहीं चुकाया है बैंकों को तो भी आ जाओ, तुम अपराधी हो तो भी आ जाओ, तुम्हारा सब कुछ माफ, हमारे पास आ जाओ। तो ये ऐसा लॉट आ गया है कि अब ये सत्ता के लिए लड़ने के अलावा कुछ और नहीं करेगा। जी प्रेम सर, ये बम्पर वोटिंग क्या बता रही है मध्य प्रदेश की? मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने बताया प्रज्ञा जी। हाँ ये हाँ। जी जी जी। प्रज्ञा जी, मैंने बताया आपको कि ये जो बम्पर वोटिंग है, जैसे शैलेश सर भी बता रहे कि पिछली दफा बहुत क्लोज था वोट में, लेकिन क्लोज रहने के बावजूद बम्पर वोटिंग के कारण कांग्रेस के सिचुएशन में थोड़ा फर्क पड़ा था, उसकी स्थिति सुधरी थी, मजबूत हुई थी कांग्रेस की पोजीशन। तो बम्पर वोटिंग एक बार फिर देखने को मिल रहा है। और जो पृष्ठभूमि है उसमें जैसे भ्रष्टाचार का मामला है नरेंद्र तोमर जी का, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो गुस्सा है मध्य प्रदेश में, जैसा कि कर्नाटक में दिखा था पार्टी सरकार तोड़ने वालों के खिलाफ, ये सारा गुस्सा जो है इन सबको जोड़ करके हम देखते हैं तो बम्पर वोटिंग का मतलब समझ में आता है। अगर ये गुस्सा नहीं होता तो शायद बम्पर वोटिंग बीजेपी के फेवर में माना जाता, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता था। लेकिन हमने पहले भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश ने इस ट्रेंड को बदला। दूसरी बात यह है कि जो वोट का हम देखें तो शहरों में वोटिंग इस बार भी कम है, और शहरों में वोटिंग कम होना एक पैमाना होता है। भले बीजेपी वहां जीत जाए सुस्त वोटिंग के बावजूद, लेकिन वो पैमाना होता है कि सरकार के प्रति उत्साह है या नहीं है। तो ये बात भी बता रहे हैं कि सरकार के प्रति उत्साह नहीं है, शहरों में वोटिंग से यह मतलब निकाल सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जबरदस्त वोटिंग है उसका मतलब परिवर्तन की ओर ही दिख रहा है। और कांग्रेस से चूंकि ये चुनाव बहुत जोरदार तरीके से लड़ी है, और इस तरीके से कांग्रेस को चुनाव लड़ते हुए बहुत समय पहले की बात होती थी, हाल फिलहाल में नहीं देखा गया था। कर्नाटक से यह शुरू हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो जितनी ताकत बीजेपी ने झोंकी, बीजेपी ने कांग्रेस ने भी अपने पूरे संसाधनों का उपयोग किया है, और वो सारे ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि 450 रुपए का आधे दाम का सिलेंडर दे रहे हैं, बहुत सारे लोभ दे रहे हैं। इन पांचों राज्यों ने बहुत झटका दिया है मोदी जी को, लग रहा है। देखिए राजस्थान में जरूर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक के लिए लोक लुभावन नारों की जो उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पब्लिक गरीब और बहुत गरीब हो गई है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, सारे पैसे जो अमीरों को लुटाए जा रहे हैं। और इस बात को राहुल गांधी समझाने में कामयाब हो रहे हैं लगातार। तो आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो मिटाए जा रहे हैं। इवन अभी की तो खबर है कि जो वीडियो, चौथा वीडियो जो आया था नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ, जो एक सोशल मीडिया में, उसको डिलीट करा दिया गया। अब बताइए करप्शन के मामले को डिलीट करने की हद तक अगर सरकार पहुंच
गई है, तो जी इसका मतलब है कि वो डरी हुई है और जनता के प्रकोप से ही डरी हुई है। तो ये इसको जी भी हम जोड़ते हैं कि एग्रेसिव वोटिंग का जो संकेत है उसको सरकार समझ रही है। जी 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 सौरभ दुबे जी, आपसे मैं मेरा जो सवाल था मैं फिर वही पूछती हूँ आपसे। आप तो ग्राउंड से कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, लोग जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बम्पर वोटिंग दिखाई दे रही है, बम्पर वोटिंग, लोग ठोक ठोक करके वोट कर रहे हैं। तो जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा वो किस बात पर वोट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने तोमर के लड़के का वीडियो भी देखा है, ये जो 500 करोड़ की डीलिंग की बातचीत है वो भी सुनी है लोगों ने। तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? तोमर के लड़के का वीडियो याद आ रहा है, मध्य प्रदेश के गांवों का जो विकास नहीं कर पाई बीजेपी की सरकार वो नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है ये बताइए। प्रज्ञा जी, मतदान केंद्र तक जो भी व्यक्ति आया तो हर व्यक्ति के मन में एक अलग अलग तस्वीर थी। वोट दबाने से पहले किसी के मन में तस्वीर आई मणिपुर की, किसी के मन में तस्वीर आई जम्मू कश्मीर की, किसी के मन में तस्वीर आई वो पानी की समस्या की, वो जो उसके पिताजी या उसके परिजन जो है पानी की बाल्टी लेकर जाते हैं पानी भरने के लिए दूर, किसी के मन में तस्वीर आई अलग अलग प्रकार की, भाव अलग अलग थे। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि राज्य शासन की जो जिम्मेदारियां होती हैं, राज्य शासन ने क्या 18 साल 20 साल में पूरी की? बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना। बुनियादी सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश में हालत कोई बहुत अच्छी नहीं, सभी जानते हैं अच्छी तरह से। स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो रोजगार की बात कर लें। अब इसीलिए जी मारपीट हो हाँ, रही है क्या? इसीलिए मंत्री सांसद आपस में झगड़ा करे ले रहे हैं, जी कर जी रहे हैं क्या? इसके आगे और मैं बढ़ता हूं। अभी केंद्र में भी जो सरकार है, तो केंद्र केवल मध्य प्रदेश की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी ने काम नहीं किया। यहां पर केंद्र सरकार के कुछ निर्णय ऐसे भी हुए हैं जो कि मध्य जी प्रदेश के वोटरों को प्रभावित किए हैं, और मध्य मतलब प्रदेश का वोट सौरभ दुबे जी, ये पहली जी बार ऐसा हुआ है, इतिहास में लिखा जाएगा कि पोलिंग बूथों पर गोलियां चल रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। ये 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 बहुत ये दुख क्यों है भाई? ये बहुत दुख की बात है, और वो भी तब जब दिमनी जैसा एरिया जहां से इतने बड़े नेता आते हैं, इतने बड़े नेता के क्षेत्र में इस तरह की तो क्या हिंसा हार गया होना, कैसे? इस तरह की हिंसा होना शर्मनाक कर देने वाला है। ये तो उस नेता को शर्मसार कर देना, शर्मसार होना चाहिए इस पर, जिसके क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप इस तरह की छुटपुट घटनाओं में, आपके समर्थक इस तरह की छुटपुट घटनाओं में संलिप्त नजर आएंगे। बाइट आ रही है, बाइट में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां गड़बड़ की। अब अगर गड़बड़ की तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। वैसे तो जवाब आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अवतारी भी बताते हैं, कई सारे तो ऐसे भी समर्थक हैं। परंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप अवतारी मान लीजिए, आप बहुत महापुरुष मान लीजिए, परंतु क्या मतदान के पहले, जैसा कि लोग बता रहे हैं, ये इस तरह का बैंक खातों में अलग अलग योजनाओं का पैसा डालना, क्या ये मतदान को प्रभावित करने वाला नहीं? निश्चित तौर पर मतदान इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन जनता भी समझदार है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। मैं मानता हूं कि लाडली बहना का असर हुआ होगा, लेकिन केवल लाडली बहना के असर से संपूर्ण मतदान को नहीं मापा जा सकता। मतदान एक बृहद, जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी 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 शैलेश सर, जिस तरह से अभी सौरभ दुबे जी ने बताया, ये तो मध्य प्रदेश में ग्राउंड से देख रहे हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ है दिमनी में, लड़ाई झगड़ा हो गया, गोलियां चली है, पोलिंग बूथ पर बवाल मचा है, वोटिंग वाले दिन, ये भी इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। तो ये सब कुछ क्या कह रहा है? क्या ये हार की हताशा है, या फिर ये निराशा है, या फिर वोटिंग से पहले ही जान गई है सरकार की भैया होने क्या वाला है? देखिए, ये तो बहुत साफ बात है कि जब आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जब उसको लगने लगता है कि वो उसकी स्थिति खराब है, जिस बूथ पर या जिन केंद्रों पर जो है उसके उनको अंदाजा लग जाता है कि उनको वोट नहीं मिल रहा है, वहां इस तरह की गड़बड़ी करते हैं। तो इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, इसका मतलब तो बहुत साफ है। और जिस तरह से पुलिस जो है एक निष्क्रिय जैसी भूमिका निभाती रही, वो भी बहुत साफ है। लेकिन एक बात है कि सिंधिया फैक्टर को भी आप छोड़ नहीं सकते। ये ग्वालियर और उस एक हिस्से में
कोई 20-22 क्षेत्र हैं जिन पर उनका प्रभाव चलता है। और ये विचित्र प्रभाव है, ये लगभग हर समय चलता ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि लोग वहां आ जाए। तो लेकिन सिंधिया के खुद के इलाके में, जो उनका खुद का रीजन है, वहां भी इतना बुरा विकास, बुरी हालत, बदतर हालत, गांवों में तो इतनी बदतर हालत है कि क्या बताया जाए। तो उसका भी कुछ नाराजगी मुझे लग रहा है इस बार। नहीं, आप देखिए कि जो सरकारें कहती हैं कि मुफ्त अनाज ले लो, मुफ्त गैस सिलेंडर ले लो, तो पैसा उनके पास होता कहाँ है किसी और काम करने के लिए? वो तो केंद्र से कुछ पैसा जाता है, उसका थोड़ा बहुत काम होता है, तो इसलिए उनके यहाँ काम तो हो ही नहीं सकता, कोई भी राज्य सरकार। और रही बात की क्या इस तरह के जो मोदी जी की भाषा में कहूं कि रेवड़ी, हालांकि अलग बात है कि रेवड़ी बांटने में भी मोदी जी सबसे आगे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं होता। हमने कई चुनावों में देखा, अभी कर्नाटक में देखिए, जो वहां बीजेपी की सरकार थी वो सब कुछ कह रहे थे, लोगों ने नहीं किया। गैस सिलेंडर एक 450 कह रहा है, एक 500 कह रहा है, लोगों को मालूम है कि कुछ समय तक आप 450 या 500 में मुझे देते ही रहोगे। सर तो एक चीज ये देखिए, राजस्थान में 450 का सिलेंडर की बात कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, और तो फिर राजस्थान में अगर दे सकते हैं तो फिर मध्य प्रदेश को क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ की क्यों नहीं, बाकी राज्यों को क्यों नहीं, पूरे देश को क्यों नहीं? वोट वहां, चुनाव वहां है तो वहां बोलेंगे, और वो शायद 2-4-6 महीने दे देंगे, और फिर उसके बाद में जो कीमत है वो वसूलने लगेंगे। ठीक वही होगा जो उज्ज्वला योजना में हुआ कि लोगों को लगा कि चूल्हा, गैस, सब कुछ सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है, और बाद में जब वो गैस भरवाने जाते थे तो गैस की कीमत के साथ साथ चूल्हे का जो इंस्टॉलमेंट है वो भी उनको देना पड़ता था। अच्छा, उसमें जो किट बनाया गया था उसमें ये फायर कंट्रोल, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो भी शामिल कर दिए गए थे, कुछ और एसेसरीज शामिल कर दी गई थी, और सबका जो किस्त जो है वो उनसे लेना शुरू किया। नतीजा ये कि उज्ज्वला में भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है दोबारा गैस सिलेंडर भरवाने आए ही नहीं। तो ये तो सामने है। और अब जो है लोगों को मालूम है कि कोई भी आएगा, मेरा ये 5 किलो अनाज नहीं रोक पाएगा। अब ये काफी समय तक चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं जुमला भी देश के लोगों को अब समझ में आने लगा है कि जुमला क्या चीज होती है। जी प्रेम कुमार सर, ये वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है? आखिरी सवाल आप सबसे यही सवाल पूछूंगी, आपकी नजर में ये वोटिंग प्रतिशत क्या रिजल्ट दे रहा है, बताइए। देखिए प्रज्ञा जी, ये जो जनता का उत्साह है वो आगे बढ़ करके वोट देना, और खास करके इस बार महिलाओं की लंबी लंबी कतारें महत्वपूर्ण है। अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत जो लगातार क्रमशः हर चुनाव में बढ़ता गया है और पुरुषों के करीब पहुंचता गया है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 90 के दशक में जो 16% का डिफरेंस होता था पुरुष और महिलाओं के मतदान के बीच में, वो डिफरेंस अब 3% से भी कम रह गया है। अगर वो और कम होता है या बराबरी पर आता है तो फिर इस वोट को समझना, मापना ये बहुत जरूरी होगा कि ये किसके पक्ष में जा रहा है। क्या ये वोट शिवराज सिंह चौहान के लिए है जो कि लाडली योजना लेकर आ रहे हैं, या फिर ये वोट कोई और प्रतिक्रिया भी है? ये इसको थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी होगा, एक फैक्टर है। लेकिन ओवरऑल जो वोट का ट्रेंड दिख रहा है, वो वोट का ट्रेंड जो है वो सरकार के खिलाफ दिख रहा है। शहर को देख लीजिए, आदिवासियों को देख लीजिए, इवन इस बार ओबीसी का मुद्दा भी जो है, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो अंडर करंट चल रहा है और हर प्रदेश में चल रहा है, तो पूरे देश में मुद्दा हो रहा है। जातीय जनगणना का सवाल, ओबीसी को ताकतवर बनाने का सवाल, तो वो उसको भी अभी मापा नहीं जा पा रहा है। प्लीज, इसको भी मापा नहीं जा पा रहा है, तो या अभी थोड़ा मापना मुश्किल है। तो इस वजह से हम देखें कि ये चुनाव जो है ऐसे तो दिख रहा है कि कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन क्या नेक टू नेक होगा या बड़ा मार्जिन हो जाएगा, इसके लिए हमें उन वोटों को पढ़ने की जरूरत होगी जो अभी पढ़ा जाना मुश्किल हो रहा है। जी 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 सौरभ दुबे जी, क्या कुछ कह रहा है आज का ये वोटिंग प्रतिशत? बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक संतुलित सा बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से आया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 65 सीटों पर अच्छी खासी टक्कर है। अब 65 सीटों पर टक्कर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी एक बात कि ना कांग्रेस की तरफ से कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई नहीं दे रहा है।
बड़ी सदी सदाई राय आ रही है और सदी सदाई प्रतिक्रिया आ रही है। कमलनाथ जी से कहा गया कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, तो कमलनाथ जी ने कहा कि मैं सीटों के बारे में नहीं कहूंगा, मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं, मैं बीडी शर्मा नहीं हूं, लेकिन इतना तय है कि सरकार आ रही है। अब सरकार बनाने का आत्मविश्वास कांग्रेस के अंदर नजर जरूर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अभी उस गणना पर नहीं पहुंची है कि कितनी सीटें आ सकती हैं। हम स्टॉक मार्केट का भी अगर रुझान देखें, क्योंकि हमसे ज्यादा चिंता व्यापारियों को और जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं उनको सरकार के बारे में रहती है। तो उनकी नजर अलग होती है, उनकी गणना करने का तरीका अलग होता है। तो आज जो शेयर बाजार का जो सूचकांक है वो लाल निशान में बंद हुआ है, और लाल निशान में बंद होने का मतलब आप लगा सकती हैं कि जो मौजूदा सरकार है स्थिति उसके पक्ष में नहीं कही जा सकती अभी फिलहाल। और रही सिंधिया फैक्टर की बात, हमारे शैलेश जी बता रहे थे, तो सिंधिया के क्षेत्र से मैं आता हूं, इसलिए मुझे मालूम है सिंधिया समर्थक सुरेश राठखेड़ा की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दूसरे नंबर पर भी वो आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जगह जगह उनकी जो तस्वीरें आई, सिंधिया समर्थक मंत्री भी रहे, उनकी जगह जगह से विरोध की तस्वीर आई। आपने खबर देखी होगी, खबर बड़ी दूर तक दिल्ली तक गई कि उनका अंगूठा ही चबा लिया गया। ये समर्थकों के अब हाल हो चुके हैं। सिंधिया जी का वो कदम मुझे नहीं लगता, उनके चेहरे पर एक अलग ही पहले जो तेज और रौनक नजर आती थी वो रौनक अब नजर नहीं आती। सिंधिया जी को कभी अपने समर्थक से ये नहीं कहना पड़ा कि मैं आपको टिकट नहीं दिलवा पाया। सिंधिया परिवार में मात्र एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे रहे, जब उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने अपने समर्थक से कहा कि मैं आपको टिकट नहीं दिलवा पाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और सिंधिया जी को स्वयं बार बार चुनाव से पहले कई बार ये कहना पड़ा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, यहां काम करोगे तो संगठन के आधार पर टिकट मिलेगा। जहां सिंधिया आशीर्वाद दे जाया करते थे अपने क्षेत्र में, और अपने कार्यकर्ता और समर्थकों से कह जाया करते थे कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव से महीनों पहले कह दिया करते थे, और कार्यकर्ता महीनों पहले तैयारी में जुट जाता था। आज वो स्थिति कहीं नजर नहीं आती धरातल पर। जी शैलेश सर, गांवों में बम्पर वोटिंग होना, शहरों में कुछ कम वोटिंग होना, लोगों का घरों से निकलकर भयंकर वोटिंग के लिए जागरूक होना, हर कोई घर से निकल करके वोटिंग कर रहा है, सिंधिया का प्रभाव कम हो जाना, बीजेपी से लड़ाई होना, ये जो सारे के सारे फैक्टर मिल रहे हैं, तो अंत में रिजल्ट क्या दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मैं इस विश्लेषण को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा ताकि हम इसको समझ पाए। 2019 में जो कांग्रेस की रणनीति थी, उस रणनीति की हार हुई। जो मोदी की इतनी विशाल जीत हुई, उसके पीछे कांग्रेस की एक ऐसी रणनीति थी जो उसको कभी आगे ले नहीं जा सकता था, और वो ये था, राहुल गांधी जो अपना जनेऊ दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि मैं किस जाति का ब्राह्मण हूं, मैं कश्मीर का कौन सा उच्च ब्राह्मण हूं। और उस पर नीतीश कुमार ने टिप्पणी की कि ये जो जनेऊ दिखा रहे हैं, तो उन्होंने तो हम लोगों से भी अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि हमको तो जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं है। अब आप देखिए कि वही राहुल गांधी पिछड़ों के आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, वही राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और इस बार आप देखिए कि वो कहीं ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर रहे हैं। और गांव में जो आबादी है, तो उसमें आप देखेंगे, शहरों में मिक्स है, लेकिन गांव में पिछड़ी दलित जातियां जो है बड़ी संख्या में है, और वो अगर निकल के आती है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है जो कांग्रेस है उसको मिल सकता है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, उनके पास ये महिला आरक्षण, लेकिन वो तो 24 तक लागू ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब लागू होगा, तो ये बहुत कार्ड चला नहीं। अब ये लाडली बहन योजना, लोगों को मालूम है कि इस तरह की योजनाएं कांग्रेस आएगी तो भी चलेगा जी, इसलिए इसके आधार पर वो वोट करेंगे, ऐसा नहीं। चलिए सर, सीधा सवाल सीधा जवाब, आपके हिसाब से आज का अभी का वोटिंग प्रतिशत शाम 5 बजे तक जो आया है 72% और छत्तीसगढ़ में 70%, ये क्या कहता है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है, किसकी बिगड़ती हुई दिख रही है? सीधा सवाल सीधा जवाब। सीधा जवाब यही है कि जो हम लोगों ने पिछले ट्रेंड देखे हैं, उसमें ये लगता है कि जब लोग ज्यादा संख्या में निकले तो वहां की सरकार को गिराने के लिए निकलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो जो सरकार अभी मध्य प्रदेश की है उससे संतुष्ट नहीं है।
प्रेम सर, ठीक है। सीधा सवाल किसकी सरकार बनती दिख रहे हैं, किसकी गिरती दिख रहे हैं, किसका मामला बिगड़ गया है, किसका बन रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एज है। मैंने पहले भी कहा कि ये मार्जिन कितना बड़ा होगा, और उसमें दिग्विजय सिंह जी का जो इनपुट सौरभ जी ने रखा, मैं दिग्विजय सिंह जी को बहुत कैलकुलेटिव और सटीक कैलकुलेशन करने वाला नेता मानता हूं। उन्होंने 65 सीटों को लेकर के जो बताई है बात, इसका मतलब है कि ये 65 सीट को लेकर के वास्तव में थोड़े से निर्णय लेने में दिक्कत है कि क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो है कांग्रेस एज पर है, लेकिन कितनी सीटों पर कैसे, ये थोड़ा अभी की थोड़ा और एनालाइज करना होगा। वोट परसेंटेज और फाइनल जब आ जाए ना, तब थोड़ा और पुख्ता तरीके से कहते हैं। जी सौरभ दुबे जी, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक 72% दिखा रहा है। आपके हिसाब से जल्दी से बता दीजिए किसका मामला बन रहा है और किसका बिगड़ रहा है, कौन लड्डू खाएगा, कौन मिर्ची के पकौड़े खाएगा? देखिए, चेहरे देखकर जो मालूम पड़ता है, क्योंकि फेस रीडिंग भी बहुत कुछ बता देता है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के चेहरों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि उनकी सरकार आने वाली है। साथ साथ जो धरातल पर हम स्थितियां देख रहे हैं, उसमें भी ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटों के साथ आने वाली है। दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं आपसे बताऊं, लेकिन जो जमीन का कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है, वो जाकर आज भी व्यक्तिगत तौर पर दूसरे प्रत्याशियों का प्रचार भी कहीं ना कहीं कर दे रहा है। मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आए, नाम नहीं लूंगा मैं, और उन्होंने कहा मुझे कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी का ख्याल रखिएगा। अब समझ लीजिए आपकी धरातल पर क्या स्थिति है। जब छोटे कार्यकर्ता की नहीं सुनवाई होती, तो वह बड़े नेताओं से गुहार लगाता है, और बड़े नेताओं की भी जब नहीं सुनवाई होती, क्योंकि बड़े नेता भी कहीं ना कहीं जब संख्या बल ज्यादा हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, सिंधिया जी के आने के बाद में उनके इतने सारे समर्थक शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, तो अब किसे किसे कहां कहां संतुष्ट किया जाए, यह भी एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। तो अब अगर सुनवाई नहीं होगी निचले स्तर के व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट होगा, और उसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश सर। आज की चर्चा इसी बात पर रही कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, और रिजल्ट वाले दिन सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।